नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यानी कि आज की जो कहानी है, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर का एक इलाका है ध्रुवनगर, और इसी ध्रुवनगर इलाके के बिटुर थाना क्षेत्र से 19 जनवरी की सुबह एक महिला अपने घर से तेज़ी से रोते हुए बाहर निकलती है। अपने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करती है, अपने घर के लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि उसके पति की मौत हो गई है। इस महिला का नाम शबाना होता है और इसका जो पति था उसका नाम आदिब था। तो रोते हुए अपने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करती है, अपने घर के लोगों को इकट्ठा करती है। चूँकि इस महिला के घर में इसी की बेड पर इसके पति की लाश पड़ी हुई थी। अब आस पड़ोस के लोग, घर के लोग जब इसके पति की लाश देखते हैं, सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ये महिला बेतहाशा रोए जा रही थी। तभी उनमें से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस अब अपनी जांच शुरू करती है। पुलिस वाले इस महिला से पूछते हैं कि तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई है, बताओ। तो ये कहती है कि बीती रात इसके पति ने कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाई थीं और गोलियों के ओवरडोज से इसके पति की मौत हो गई है। पुलिस वाले इसके पति, जिसकी लाश बेड पर पड़ी हुई थी, उसके जेब को टटोला जाता है तो उसमें से कुछ गोलियाँ, जो शक्तिवर्धक गोलियाँ थीं, वो पाई जाती हैं। कुछ का सेवन इसने बीती रात कर लिया था, कुछ गोलियां इसके जेब में बची हुई थी। तो पहली नज़र में ही पुलिस वालों को ये लगता है कि ये मामला ओवरडोज का है, जिसकी वजह से इसके पति की मौत हो चुकी है। पुलिस वाले इस महिला से जब डिटेल में बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम्हारा जो पति है इसके पहले भी कभी गोली लेता था। तो ये महिला बताती है कि हाँ, इसके पहले भी इसके पति ने शक्तिवर्धक गोलियाँ खाई हैं। चूँकि ये शारीरिक रूप से कमज़ोर था और इस तरह की गोलियाँ ये पहले भी ले चुका है। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद पुलिस वाले इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मामला ओवरडोज का है, जिसकी वजह से इसके पति की मौत हो गई है। तभी इस महिला का भाई पुलिस वालों को फ़ोन करता है और कहता है पुलिस वालों से कि साहब, मेरे जीजा की मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि देखो, ये हत्या नहीं है, बल्कि दवाइयों की ओवरडोज से इसकी मौत हुई है। लेकिन इस महिला का जो भाई था वो बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि इसकी मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि इसकी हत्या की गई है, और ये हत्या की आशंका जताता है। इधर जो आदिब था, जिसकी लाश बेड पर पड़ी हुई थी, पुलिस वाले फ़ौरन उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब इंतज़ार था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने का। अब पुलिस वालों को दो तरफ से ऐसी सूचनाएं मिलती हैं। एक तो इस महिला का जो भाई था वो भी हत्या की आशंका जताता है, और इस महिला के यानी कि जो आदिब था उसके घर वाले, यानी कि जो चाचा चाची या और जो अन्य घर के सदस्य थे, वो भी इस महिला की आंसुओं पर विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं कि साहब, ये महिला घड़ियाली आंसू बहा रही है, हो ना हो इसी ने अपने पति की हत्या करवाई होगी या इसमें इसका हाथ जरूर होगा। खैर, शबाना से बातचीत करने के बाद जो महिला कांस्टेबल थी उससे कुछ बातें पूछने के बाद उसको छोड़ देती है। अब इंतजार था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने का। 19 जनवरी को आदिब की मौत होती है और 22 जनवरी को इसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत दवाइयों के ओवरडोज से नहीं, बल्कि इसकी हत्या गला दबाकर की गई है। जैसे ही ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है, पुलिस वाले फ़ौरन शबाना को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उससे कड़ाई से पूछताछ होती है। शुरू में वो गोलमोल घुमाने की कोशिश करती है, पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जब महिला कांस्टेबल पुलिसिया अंदाज में उससे जब पूछताछ करती हैं तो ये टूट जाती है। फिर एक कहानी सुनाती है। कहानी ये थी कि शबाना 1 साल पहले फेसबुक के ज़रिए एक लड़के से मुलाकात करती है, और ये लड़का उन्नाव का रहने वाला था, जिसका नाम था रेहान। चूँकि रेहान फेसबुक पे जब शबाना के फ़ोटोज़ को देखता है, शबाना ने अपने कुछ जवानी के फ़ोटोज़ लगा रखे थे, जिनको देखने के बाद रेहान उस पर लट्टू हो जाता है। फिर उसको मैसेज करता है। पहले दोनों में हाय हेलो शुरू होता है, फिर ये दोस्ती में बात बदलती है। धीरे धीरे इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद जो शबाना थी वो रेहान से कहती है कि तुम मुझसे मिलने आओ। रेहान उससे मिलने जाता है। अब चूँकि जो शबाना थी उसका एक बेटा भी था, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष के आसपास की है। वो जब भी रेहान से मिलना होता था उसको अपने घर बुलाती, और इसका जो बेटा था, यानी कि जो शबाना का बेटा था, ये इसको अपने मायके भेज दिया करती थी, कोई ना कोई बहाना करके। और जो इसका पति था वो अपने काम के सिलसिले में जब बाहर जाता है और उसकी गैर मौजूदगी में ये रेहान से मिला करती थी। कई बार जो इसका पति आबिद था इसको पकड़ता भी है,
तो ये गोल मोल घुमा देती है, बता देती है कि ये किसी रिश्तेदार का लड़का है, या ऐसे बहाने बनाकर ये उससे मिला करती थी। शुरू शुरू में इसके पति को शक होता है, लेकिन चूंकि दोनों के बीच उम्र का फासला था, जो इसका प्रेमी था उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास रही होगी, और जो शबाना थी इसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास रही होगी। अब ऐसे में किसी को शक भी नहीं होता है, लेकिन इसके पति को थोड़ा बहुत डाउट होता है, लेकिन ये बातों को गोल गोल घुमाकर उससे बचने की कोशिश करती है। आस पड़ोस के लोगों को भी शक की निगाह से शबाना को देखने लगते हैं। खैर, ये अपने आशिक से मिलती है, जब भी मौका मिलता है ये मिलती थी, लेकिन तभी अपने आशिक से कहती है, यानी कि रेहान से कहती है कि इसका जो पति है बीच का रोड़ा बन रहा है, तो क्यों ना इसको ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि अब रेहान से ये अपने पति को मारने की बात करती है। रेहान कहता है ठीक है, वो रेडी हो जाता है। अपने साथ वो अपने एक दोस्त को तैयार करता है जो कि दिल्ली का रहने वाला, जिसका नाम विकास होता है। ये तीनों मिलकर अब आबिद को रास्ते से हटाने का निर्णय ले चुके थे। 18 जनवरी की रात को ये अपने घर पे इन दोनों को बुलाती है। बुलाने के बाद ये 20,000 रुपये रेहान को देती है। रेहान उसमें से 10,000 रुपये विकास को देता है। विकास 10,000 रुपये पाकर खुश था। वो कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और इसके पति को मारने में मेरा साथ देना होगा। अब 18 जनवरी की शाम को ये प्लान बनाने के बाद शबाना ने एक काम और किया था कि 18 जनवरी ये रेहान और विकास जब तक नहीं आए थे, उसके पहले ही इसने अपने पति को फ़ोन किया और अपने पति से कहा कि देखो आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम अपने साथ शक्तिवर्धक गोलियाँ लेके आना। इसका पति खुश हो जाता है और वो मेडिकल स्टोर से कुछ इस तरह की दवाएं लेकर आता है। दोनों में पहले संबंध बनते हैं। इधर इसने ऑलरेडी अपने प्रेमी और इसकी प्रेमी का जो दोस्त था विकास, दोनों को बुला लिया था। जब आदिब हल्की हल्की नींद में था, तभी ये मौका देखकर अपने दोनों जो इसके दोस्त थे ये बुलाती है, और बुलाने के बाद अचानक ये अपने पति के सीने पर बैठ जाती है। विकास इसका पैर पकड़ता है, जो रेहान था इसका हाथ पकड़ता है, और ये अपने पति का इन दोनों की मदद से गला दबाकर हत्या कर देती है, यानी कि गला घोंट देती है। आदिब की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद ये दोनों धीरे से बाहर निकलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सुबह का ये वेट करती है। जैसे ही सुबह होती है, यानी कि 19 जनवरी की सुबह ये बाहर निकलती है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करती है, आबिद के घर वालों को इकट्ठा करती है और सबसे कहती है कि देखिए आबिद की मौत हो गई है। लेकिन जो शबाना थी, इसके भाई को इसके चाल चलन पे, इसके व्यवहार से पहले से ही इसके ऊपर शक था, और जो आबिद के घर वाले थे वो भी शबाना के ऊपर शक जताते हैं। और पुलिस वाले जब इस केस की अच्छे से जांच करते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है, तब जाकर इस केस का सही से खुलासा होता है। खैर, इस महिला की एक गलती की वजह से लगभग 5 जिंदगियां बर्बाद हो गईं। एक तरफ इसका बेटा जो कि अनाथ हो गया, उसके पिता का साया छिन गया। इधर जो रेहान था उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, विकास की ज़िंदगी अलग बर्बाद हो गई, और ख़ुद शबाना जेल की सलाखों के पीछे रहेगी। बाद में इन दोनों को, यानी कि रेहान और विकास को पुलिस वाले पकड़ते हैं, और जो शबाना है उसको भी पकड़कर अभी भी पूछताछ चल रही है। इस कहानी में कोई और मोड़ ना हो, इसलिए पुलिस अच्छे से अभी भी पूछताछ कर रही है, और तीनों इस समय पुलिस के कब्जे में हैं, और आगे की जो कार्रवाई है इन तीनों के ऊपर वो चल रही है। तो ये थी आज की कहानी। तो आज कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। नमस्कार।